Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to lecture number 20 of the course Business System Development. In today's lecture, we are finalizing the design phase, and the very last topic of the design phase, that is designing the internet systems, is going to be the part of today's discussion. Before we formally start today's lecture, let us have a look on the summary of the previous lecture. प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स की बात की थी। उनको डिज़ाइन करने के लिए हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा, क्या डिज़ाइन कंस्ट्रेंट्स हैं, क्या चीज़ें हैं जिनको हम देखते हैं, उसको हमने एक्सप्लोर किया। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स हम जानते हैं वो सिस्टम्स हैं जो कि एक फ़िज़िकल लोकेशन पर नहीं हैं और डिफरेंट साइट्स पर वो स्प्रेड होते हैं। मुख्तलिफ साइट्स पर मुख्तलिफ ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं, मुख्तलिफ टीम्स बैठी हुई हैं और मुख्तलिफ टास्क जो है वो परफॉर्म हो रहे हैं, और ये ओवरऑल जो है ये डिफरेंट साइट्स मिलकर एक सिस्टम को बना रही हैं। सो कहने का मतलब ये है कि एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम फिजिकली जियोग्राफिकली डिफरेंट लोकेशंस पर स्प्रेड होता है। अब अगर आपने एक ऐसा बिजनेस प्रोसेस बनाना है, एक ऐसे सिस्टम की डेवलपमेंट करनी है जो कि कई लोकेशंस पर स्प्रेड है, सो आपको सर्टेन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। ठीक है, आपको सबसे पहले ये देखना पड़ता है कि इसका आर्किटेक्चर क्या होगा। अगर आप एक क्लाइंट कॉन्फ़िगर, कई क्लाइंट्स हैं जो कि एक सर्वर को एक्सेस कर रहे हैं और रिक्वेस्ट टू एंड फ्रो जो है वो मूव कर रही है, सो इसके क्या कंस्ट्रेंट्स हैं जिनको आप देखते हैं। सो एक सर्वर कॉन्फ़िगर्ड है और डिस्ट्रीब्यूटेड लोकेशन से क्लाइंट जो है वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। सो ये रिक्वेस्ट जो है वो क्या, इसकी दो टाइप्स हैं। क्या ये रिक्वेस्ट लोकली क्लाइंट्स पर भी कंप्यूट मैनिपुलेट होंगी, नंबर वन, या नंबर टू कि सिर्फ रिक्वेस्ट एंटरटेन होगी, रिक्वेस्ट ओरिजिनेट होगी क्लाइंट से, बाकी इसकी मैनिपुलेशन, प्रोसेसिंग और उसका रिजल्ट जो है वो ये सर्वर पर होगा। सो ये मेनली हमारे पास दो किस्म के आर्किटेक्चर्स थे जिनको हमने डिस्कस किया था। पहले वाला फाइल सर्वर आर्किटेक्चर है, दूसरे वाला दूसरे वाला जो है वो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है, और ये दोनों ही एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमने ये भी बात की थी कि एक लोकल एरिया नेटवर्क, उसमें क्या वो फिजिकली एक लोकेशन को रिप्रेजेंट करे जिसमें डिफरेंट डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, जिसमें डिफरेंट यूजर्स जो हैं वो कोई सर्टेन टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। आपका डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम कई साइट्स पर मुश्तमिल है और हर साइट एक सेपरेट लोकल एरिया नेटवर्क को रिप्रेजेंट कर रही है। सो ये कई लोकल एरिया नेटवर्क्स मिलकर आपका एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम बना रहे हैं। तो जो की टर्मिनोलॉजीज हैं, जो की डिज़ाइन कंस्ट्रेंट्स हैं, उनको हमने देखा था। मेनली हमारा फोकस इस चीज़ पर है कि आप सिस्टम को इस तरीके से डिज़ाइन करें कि आप ये तीन एस्पेक्ट्स आइडेंटिफाई करें कि डाटा का एनालिसिस कहाँ पर होगा, डाटा की मैनेजमेंट कहाँ पर होगी और डाटा की प्रेजेंटेशन कहाँ पर होगी। क्लाइंट पर करवा रहे हैं ये तीनों चीज़ें, सर्वर पर करवा रहे हैं, या जो है वो मिक्स एंड मैच कर रहे हैं। सो इसके लिए हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स के हमने 6 डिफरेंट अदर अप्रोचेस पढ़ी थी, 6 अदर अल्टरनेटिव्स पढ़े थे, जिसमें हमने देखा था कि बाज़ औक़ात आप सारी चीज़ें सर्वर पर करवाएं, सिर्फ जो है वो रिजल्ट डिस्प्ले जो है वो क्लाइंट पर करें। बाज़ केसेस में आप मैनेजमेंट जो है वो सिर्फ मैनेजमेंट और एनालिसिस सर्वर पर कराते हैं, क्लाइंट पर जो है वो उसके रिजल्ट डिस्प्ले हो रहे हैं। सो हमारे पास मिक्स एंड मैच थे, 6 डिफरेंट अल्टरनेटिव्स थे जिसको हमने डिस्कस किया था। मुख्तलिफ किस्म की अदर डिज़ाइन इश्यूज़ हैं जिनको हम देखते हैं, जैसा कि जब आप डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर की बात कर रहे हैं, डिफरेंट सिस्टम्स आएंगे, वो उनका हार्डवेयर आर्किटेक्चर डिफरेंट हो सकता है, उनके प्लेटफॉर्म्स डिफरेंट हो सकते हैं, उनके ऑपरेटिंग सिस्टम्स डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो इनको आप कैसे फैसिलिटेट करते हैं? देन वी हैव दी एपीआईज को यूज़ करते हुए, जो कि क्लाइंट और सर्वर के दरमियान कम्युनिकेशन को एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म में फैसिलिटेट करती हैं, उन एपीआईज को यूज़ किया जाता है। एपीआईज चाहे आप डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर कोई भी यूज़ कर रहे हो, ऑरिकल का हो, माई सीक्वल हो, DB1 हो, DB2 हो, कोई भी आप डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं, एपीआईज जो है वो क्लाइंट और सर्वर के दरमियान डाटा एक्सचेंज को और कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करती हैं।
ये डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर की कुछ डिटेल्स थी जिनको हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में देखा। आइए मजीद बात करते हैं आउटलाइंस ऑफ द टुडेज लेक्चर। आज के लेक्चर में हम इंटरनेट को देखेंगे कि इंटरनेट सबसे पहले है क्या, और वो बिजनेस प्रोसेसेस जो कि इंटरनेट बेस्ड हैं उनके लिए क्या डिजाइन कंस्ट्रेंट्स हैं, उनके लिए हमें किन चीजों का ख्याल करना पड़ेगा। डिजाइन कंसिस्टेंसी हम कैसे इंश्योर करते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि जब आप अपना फेसबुक एक्सेस करते हैं, वो फेसबुक आप एंड्रॉयड की डिवाइस से, एंड्रॉयड के स्मार्टफोन से करें, एप्पल के स्मार्टफोन से करें, अपने लैपटॉप जिसमें लेट्स से विंडोज 10 है उससे एक्सेस करें, या अपना डेस्कटॉप जिसमें विंडोज 7 या 8 है, आप कहीं से भी एक्सेस करें, आपको फेसबुक जो है जो फीचर्स ये फीचर्स बड़े कंसिस्टेंट फॉर्म में आपको डिस्प्ले होते हैं। ये क्या चीज है जो कि कंसिस्टेंसी को इंश्योर कर रही है, वो क्या प्रोटोकॉल्स हैं जो कि कंसिस्टेंट करते हैं चीजों को रिगार्डलेस ऑफ द प्लेटफॉर्म, रिगार्डलेस ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, रिगार्डलेस ऑफ द टाइप ऑफ द डिवाइस, चाहे वो स्मार्टफोन है, लैपटॉप है, टैबलेट है, डेस्कटॉप कंप्यूटर है, आपका फेसबुक जो है वो कंसिस्टेंटली अपने कंटेंट्स को डिस्प्ले कर रहा है। सो ये डिजाइन कंसिस्टेंसी हम कैसे इंश्योर करते हैं इसको भी हम देखेंगे। साइट मैनेजमेंट इश्यूज ये क्या है, ठीक है, डिफरेंट साइट्स हैं, इंटरनेट के लिंक को यूज करते हुए डिफरेंट साइट्स, साइट ए, साइट बी, साइट सी, ये आपस में कनेक्टेड हैं, इसके क्या इश्यूज हो सकते हैं। और स्पेशली जब हम बात करते हैं एक ऐसे बिजनेस प्रोसेसेस की या एक ऐसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जो कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, ठीक है, इसको सपोर्ट करे या ऑनलाइन डाटा को मैनेजमेंट के लिए यूज किया जाता है, उससे रिलेटेड क्या इश्यूज हैं, इंशाल्लाह आज के लेक्चर में हम इन डिटेल्स को देखेंगे। लेट अस नाउ प्रोसीड टुवर्ड्स द समरी ऑफ लेट अस नाउ प्रोसीड टुवर्ड्स द एक्चुअल कंटेंट्स। और आज हम अपने डिजाइन फेज को कंप्लीट कर रहे हैं। इंशाल्लाह अगले लेक्चर से हम इंप्लीमेंटेशन फेज और इसकी डिटेल्स पर जाएंगे। हम देखेंगे यहाँ पे क्या ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं। सो द लास्ट टॉपिक टुडे इन द डिजाइन फेज इज डिस्ट्रीब्यूटेड एंड इंटरनेट सिस्टम्स। याद रखें कि ये जो हमारी डिस्कशन है, आपके हर सिस्टम डिस्ट्रीब्यूटेड और इंटरनेट बेस्ड आर्किटेक्चर्स नहीं हो सकते, ठीक है, लेकिन अगर कोई आप ऐसा बिजनेस प्रोसेस डेवलप कर रहे हैं जो कि जिसका आर्किटेक्चर डिस्ट्रीब्यूटेड है या वो इंटरनेट बेस्ड है, उसके लिए क्या डिजाइन कंस्ट्रेंट्स हैं वो हमने देखने हैं। इन सिस्टम्स में भी आप बाकी चीजें उसी तरह कंसिडर करेंगे, लाइक इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में भी फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स आ सकती हैं, इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स और इंटरनेट बेस्ड सिस्टम्स में भी डेटाबेसेस यूज होंगी, यहां पे भी डायलॉग्स और इंटरफेस हो सकते हैं। ये सारी चीजें जो हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ी वो यहां पर भी कंसिडर होंगी, लेकिन इसके आर्किटेक्चर के हिसाब से क्या कुछ डिजाइन कंस्ट्रेंट्स हैं, क्या कुछ चैलेंजेस हैं, उनको आइए देखते हैं। सो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स क्या है, इनका आर्किटेक्चर एक डिस्ट्रीब्यूटेड फैक्शन में होता है, ये मल्टी लोकेशन पर बेस कर रहे होते हैं, यहां पे एरर के चांसेस जो है वो ज्यादा होते हैं। आपको अगेन कुछ चीजें इंश्योर करनी होती हैं, जैसे कि रिलायबिलिटी इंश्योर करें, जैसे कि अवेलेबिलिटी इंश्योर करें, सर्वाइवेबिलिटी होनी चाहिए और परफॉर्मेंस होनी चाहिए। ये चार मेन पैरामीटर्स हैं, ये चार मेन इश्यूज हैं जो कि आ सकते हैं, जिनको आप एक्सप्लिसिटली एड्रेस करते हैं when you are designing an internet based system or when you are designing a distributed system. So it must be reliable, it must be available all the time, it must survive in all the conditions and the performance must be up to the mark. So इन objectives के साथ आप उन systems को डिजाइन करते हैं। इसीलिए बास केस में हमें बैकअप जो है वो भी कंसिडर करना पड़ता है, हमें जो है वो बैकअप डिवाइसेस को भी कंसिडर करना पड़ता है, हमें जो है वो परफॉर्मेंस को अचीव करने के लिए वेरी हाई एंड और वेरी एक्सपेंसिव हार्डवेयर भी परचेज इसलिए करने पड़ते हैं बिकॉज वी वांट टू मेक श्योर कि हमारा सिस्टम रिलायबल, अवेलेबल, सर्वाइवेबल और बेस्ट परफॉर्मेंस देने वाला हो। इंटरनेट सिस्टम्स की अगर बात करें, इंटरनेट है क्या? इंटरनेट के मेनली 3 फीचर्स हैं। सबसे पहले कि ये नेटवर्क ऑफ नेटवर्क है, एक छोटा नेटवर्क, दूसरा छोटा नेटवर्क, तीसरा नेटवर्क, पांचवा नेटवर्क, हजारवां नेटवर्क, ये सारे के सारे नेटवर्क्स आपस में कनेक्टेड हैं, ठीक है। सो ये एक इंटरनेट बन रहा है। नंबर 1 नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क्स है। नंबर 2 इसका जो आर्किटेक्चर है, ठीक है, इसका जो स्कोप है वो इंटरनेशनल है, मतलब सारी दुनिया के नेटवर्क्स आपस में इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड हैं। सो नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क्स जिसका स्कोप इंटरनेशनल है, सो इंटरनेशनल नेटवर्क। और तीसरा इसका कैरेक्टरिस्टिक इंटरनेट की या तीसरा
पैरामीटर ये है कि ये पब्लिकली एक्सेसिबल है। इंटरनेट किसी का प्रोप्राइटरी नहीं है कि सिर्फ जो है वो सर्टेन यूजर्स इसको यूज कर सकते हैं, बल्कि इंटरनेट इज फॉर जनरल पब्लिक। कोई भी किसी भी एज से बिलोंग करे, किसी भी जेंडर से बिलोंग करे, दुनिया के किसी भी मुल्क से ताल्लुक रखता हो, वो इंटरनेट को यूज करता है। सो ये इंटरनेट के मेन फीचर्स हैं। अब अगर हम बात करें फेसबुक की, फेसबुक इटसेल्फ एक नेटवर्क है जहां पे सर्वर्स हैं, जहां पे जो है वो इंटरफेस डिजाइन है, ठीक है। अब एक है फेसबुक का नेटवर्क, एक है आपके घर में आपका होम नेटवर्क। सो ये नेटवर्क और फेसबुक का नेटवर्क ये कनेक्ट हो रहे हैं, इसी तरह बाकी नेटवर्क्स कनेक्ट हो रहे हैं। ये सारी चीजें, याहू का नेटवर्क है, गूगल का नेटवर्क है, आपका बाकी जो आपके नेटवर्क्स हैं, ये सारे के सारे मिलकर जब आपस में कनेक्टेड हैं, ठीक है, फिजिकल कनेक्शंस से, वायर्स और केबल्स से ये कनेक्शन स्टैब्लिश्ड है, सो ये एक इंटरनेट बन रहा है, ठीक है। लेकिन आप इस चीज को जहन में रखें कि इंटरनेट सिर्फ आप चीजों को व्यू करने के लिए या सोशल एस्पेक्ट से नहीं है, बल्कि इंटरनेट की बेस पर बिजनेस चल रहे हैं, इंटरनेट की बेस पर दो बिजनेसेस आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, इंटरनेट की बेस पर दो कस्टमर्स आपस में रिलेट कर रहे हैं, इंटरनेट की वजह से कस्टमर और बिजनेस आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। ये सारी चीजें जो है वो हो रही हैं। फॉर एग्जाम्पल Amazon, eBay, so there are lots and lots of detail for the internet. I'm not going to the details of the what internet actually is. लेकिन अगर आप कोई ऐसा सिस्टम बना रहे हैं, कोई ऐसी एप्लीकेशन, कोई ऐसा बिजनेस प्रोसेस डेवलप कर रहे हैं जो कि इंटरनेट बेस्ड है, मतलब ये है कि वो इंटरनेट को यूज करेगा, ठीक है, इंटरनेट की कनेक्टिविटी उसमें इन्वॉल्व होगी, तो फिर आपको किन चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा वो हम देखते हैं। वो मेन डिजाइन इश्यूज हैं, स्टैंडर्ड्स, सेपरेटिंग कंटेंट फ्रॉम डिस्प्ले, फ्यूचर इवोल्यूशन, साइट कंसिस्टेंसी, साइट मैनेजमेंट, ऑनलाइन डाटा मैनेजमेंट। ये सारी चीजें, ये 6 डिजाइन इश्यूज हैं जो कि आप कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर, कोई भी ऐसा बिजनेस प्रोसेस जो कि इंटरनेट बेस्ड है, उसको अगर डेवलप करने का प्लान करें तो इनको आप कंसिडर करेंगे। लेट्स से आप एक ऐसा बिजनेस प्रोसेस डेवलप कर रहे हैं जो कि ऑनलाइन सेलिंग और परचेजिंग को फैसिलिटेट करेगा। जिस तरह हम पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान में OLX है। अब यहाँ पे यूजर्स अपने जो आइटम्स सेल करना चाहते हैं उसके ऐड अपलोड करते हैं, ठीक है, बायर जो है वो उन आइटम्स को व्यू करते हैं, ये दोनों आपस में नेगोशिएट करते हैं और बाइंग और सेलिंग जो है वो फैसिलिटेट होती है। बाज इंटरनेट बेस्ड जो है वो बिजनेस प्रोसेस ये हैं, जैसे कि रेस्टोरेंट्स, आप ऑनलाइन मेन्यू व्यू करें, वहां से ऑर्डर जो है वो पुट करें, अपना बैंक कार्ड यूज करके पे करें, ठीक है, और वो ऑर्डर जो है वो आपके घर पे डिलीवर हो जाता है, ठीक है। बाज सिस्टम्स, बाज इंटरनेट बेस्ड बिजनेस प्रोसेसेस ऐसे हैं जिनको आप ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं, वो पाकिस्तान में नहीं है लेकिन रिमोटली बैठकर आप ऑर्डर कर सकते हैं और वो डिलीवर करते हैं। लेट्स से अगर हम ओवरसीज बात करें तो Amazon है, eBay है, ठीक है। Amazon और eBay पाकिस्तान में डिलीवरी नहीं करते, पाकिस्तान में वो डीलिंग नहीं करते। पाकिस्तान में जो सिमिलर बिजनेस डील कर रहा है वो आपका है AliExpress या Alibaba.com। अब ये सारे क्या हैं, ये इंटरनेट बेस्ड सिस्टम्स हैं, इंटरनेट बेस्ड बिजनेस प्रोसेसेस हैं। सो यहां पे चीजें कैसे चल रही हैं इनको जो है वो देखना पड़ता है। ऐसा सिस्टम अगर आप बनाना चाह रहे हैं तो आपको सर्टेन चीजें हैं जिनको ख्याल रखना पड़ेगा। इनमें सबसे पहले है स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड मेन चीज है। कभी आपने नोटिस किया है कि आप फेसबुक को एक्सेस करते हैं या vcomsets.edu.pk को आप एक्सेस करते हैं, आप अपने स्मार्टफोन से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं, आप अपने टैबलेट से भी उसको एक्सेस कर सकते हैं, आप अपने लैपटॉप को भी उससे एक्सेस कर सकते हैं, आप अपने डेस्कटॉप से भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। स्मार्टफोन का फिजिकल हार्डवेयर आर्किटेक्चर डिफरेंट है, ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट है। टैबलेट का फिजिकल हार्डवेयर आर्किटेक्चर डिफरेंट है, ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट है। आपके लैपटॉप का हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट है और आपके डेस्कटॉप का हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट है। डिस्पाइट द फैक्ट के डिफरेंट हार्डवेयर हैं, डिस्पाइट द फैक्ट के डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, फेसबुक कंसिस्टेंटली कंटेंट्स को डिस्प्ले कर देता है। डिड यू एवर नोटिस कि इसका रीजन क्या है? क्यों जो है वो ऐसा नहीं हुआ कि स्मार्टफोन पर कंटेंट्स जो है वो रॉन्गली डिस्प्ले हो या डिस्प्ले ही ना हो या एक्सेसिबल ही ना हो, और जो है वो लैपटॉप पर ठीक डिस्प्ले हो और डेस्कटॉप पर इससे भी बेहतर डिस्प्ले हो। कंसिस्टेंटली हर किस्म की डिवाइस और हर किस्म के ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए चीजें डिस्प्ले हो रही हैं। इसका रीजन क्या है?
इसका रीजन है कि पीछे ये सारी डिवाइसेस, आपका स्मार्टफोन, आपका टैबलेट, आपका लैपटॉप, आपका डेस्कटॉप, ये सारे के सारे किसी स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हैं. फॉलोइंग द स्टैंडर्ड makes these divided devices with different hardware architectures and with different operating system still able to connect, still able to display the content and still make them consistent. ठीक है. सो ये स्टैंडर्ड को फॉलो करना. और पीछे कौन सा स्टैंडर्ड है? आईपी का स्टैंडर्ड है. ठीक है. प्रोटोकॉल्स हैं पीछे, रूल्स हैं, HTTP है, HTML है. सो ये सारे रूल्स हैं जिसको हर डिवाइस फॉलो कर रही है और ये कंटेंट्स डिस्प्ले हो रहे हैं. लेट्स से अगर मैं स्मार्टफोन की बात करूं, ठीक है, तो मेरा स्मार्टफोन यहां पे एक स्टैंडर्ड फॉलो हो रहा है. ये आईपी के प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहा है, ये HTML के प्रोटोकॉल को या HTTP के प्रोटोकॉल को जो है ये सपोर्ट कर रहा है. इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए, इन स्टैंडर्ड्स को यूज करते हुए ही मेरा फोन इस काबिल है कि इंटरनेट को, फेसबुक को, वीकॉमर्स को, गूगल को जो है वो एक्सेस कर सकता है. अगर मेरा स्मार्टफोन इन स्टैंडर्ड को यूज करना छोड़ दे तो ये कंटेंट्स कभी भी डिस्प्ले नहीं होंगे. सो फॉर माई स्मार्टफोन टू एक्सेस द कंटेंट्स ऑफ द इंटरनेट आई मस्ट फॉलो अ स्टैंडर्ड विच एवरीबॉडी एल्स इज फॉलोइंग. ठीक है. जिसकी एग्जांपल ये है कि हम अगर रोड पर ड्राइविंग कर रहे हैं, एक स्टैंडर्ड है, ठीक है, एक रूल है कि फास्टर कार्स जो हैं वो रोड के राइट साइड पर होंगी और स्लोएस्ट कार जो है वो रोड के लेफ्ट साइड पर होंगी. लेट्स एक ऐसा मोटरवे है जिसमें 3 लेन्स हैं. राइट मोस्ट लेन फास्टेस्ट ड्राइविंग के लिए है, मिडल लेन जो है वो नॉर्मल ड्राइविंग के लिए और लेफ्ट मोस्ट लेन जो है वो हैवी व्हीकल्स और स्लो ड्राइविंग के लिए है. अब ये स्टैंडर्ड है, ये रूल है. इस मोटरवे पर, इस सड़क पर चलने वाली जितनी भी गाड़ियां हैं वो इस स्टैंडर्ड को, इस रूल को फॉलो करेंगी. इनमें से किसी एक गाड़ी ने भी स्टैंडर्ड को फॉलो न किया और वेरी स्लो ड्राइविंग कार जो है वो फास्ट लेन में आ गई तो क्या होगा? नतीजा आप जानते हैं कि क्लैश होगा, एक्सीडेंट होगा और बाकी सारी ट्रैफिक जो है वो भी उससे मुतासर होगी. न ये कार अपनी डेस्टिनेशन को पहुंच सकेगी और न बाकी कार जिन्होंने हिट किया है वो अपनी डेस्टिनेशन को पहुंच सकेंगे. क्यों? क्योंकि इनमें से एक कार ने या इनमें से कोई कार अगर स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करेगी तो ये अपनी डेस्टिनेशन को नहीं पहुंच सकेगी. ठीक है. बिल्कुल इसी तरह इंटरनेट की भी एग्जांपल है. इंटरनेट में सारी डिवाइसेस स्टैंडर्ड को फॉलो कर रही हैं, रूल को फॉलो कर रही हैं. जो डिवाइस स्टैंडर्ड और रूल को फॉलो नहीं करेगी वो कभी भी कम्युनिकेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती. सो एक्चुअली देयर आर स्टैंडर्ड्स which every device, every operating system, every platform, every hardware architecture is following, and this is the reason we are able to communicate. Even आपने अब देखा है कि आप अपने सेलुलर नेटवर्क के साथ कनेक्टेड हैं और आप स्मार्टफोन को यूज करते हुए इवन आप लोकल एरिया नेटवर्क या घर के वाईफाई या ऑफिस के वाईफाई के साथ अगर आप कनेक्टेड नहीं भी हैं तब भी आप जो है वो स्काइप पर जो है वो ड्राइविंग के दौरान किसी से बात कर रहे हैं या वाइबर पर जो है वो आप किसी के साथ बात कर रहे हैं, हालांकि आप मोबाइल हैं, हालांकि आप ट्रैवल कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं. कैसे पॉसिबल है? क्योंकि आपका मोबाइल फोन, आपका सेलुलर नेटवर्क भी उस स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहा है जिसकी वजह से you are able to communicate with the rest of the world. So if you want to become part of the internet, you have to follow the standard. You have to follow the rules. कुछ रूल्स हैं हमारे पास जिनकी मैंने एग्जांपल ली. आईपी, ठीक है. अब आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल एक रूल है, ठीक है. रूल ये है कि कोई भी डिवाइस कम्युनिकेट करेगी उसको आईपी एड्रेस मिलेगा. आईपी एड्रेस की क्या डिटेल्स है उसमें हम नहीं जाते. आईपी एड्रेस सिंपली ये है कि जो डिवाइस नेटवर्क का हिस्सा बनना चाहती है, कम्युनिकेट करना चाहती है, उसका कोई नाम होना चाहिए, उसका एक नंबर, यूनिक नंबर होना चाहिए, ठीक है. वो यूनिक नंबर जो कि इस डिवाइस को बाकी सारी डिवाइस से यूनिकली डिस्टिंग्विश करेगा, दैट इज कॉल्ड एन आईपी, ठीक है. दैट इज कॉल्ड एन आईपी. आईपी इसको एक 32 बिट का नंबर दे देता है. इसी तरह जो प्रोटोकॉल इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने में हेल्प करेगा इंटरनेट से, ठीक है, दैट इज कॉल्ड HTTP. HTTP हम देख सकते हैं, आप लिख रहे हैं HTTP www.yahoo.com या HTTP www.facebook.com. सो एक्चुअली आप अपने ब्राउजर को बता रहे हैं, भाई ये प्रोटोकॉल फॉलो करो, ये स्टैंडर्ड फॉलो करो.
ये स्टैंडर्ड फॉलो होगा तभी आपका ये ब्राउजर कंटेंट्स को डिस्प्ले कर सकेगा। आप इस प्रोटोकॉल को फॉलो ना करें, आप अपने ब्राउजर से इस प्रोटोकॉल को रिमूव कर दें, you will not be able to communicate. Communication on the internet will not be possible. इसी तरह कम्युनिकेशन के लिए HTTP है और कंटेंट्स को डिस्प्ले करने के लिए, ठीक है, जो हमारे पास टैगिंग लैंग्वेज यूज होती है उसको हम कहते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, ये एक लैंग्वेज है, ठीक है, जो कि कंटेंट्स को डिस्प्ले कराती है। याहू का पेज या फेसबुक का पेज आपके स्मार्टफोन पे भी डिस्प्ले होता है, कंटेंट्स अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो जाते हैं। फेसबुक का पेज या याहू का पेज आपके टैबलेट पर डिस्प्ले होता है, अकॉर्डिंगली स्क्रीन के साइज के मुताबिक कंटेंट्स एडजस्ट हो जाते हैं। लैपटॉप या डेस्कटॉप पर या बड़ी स्क्रीन पर डिस्प्ले होता है, इवन अब स्मार्ट टीवीज आ गए हैं, ठीक है, इवन 40 इंच 50 इंच की स्क्रीन पर भी डिस्प्ले होता है, वो कंटेंट्स ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि दे आर यूजिंग अ स्टैंडर्ड, दे आर यूजिंग अ प्रोटोकॉल which is called hypertext markup language. So ये पीछे मार्कअप लैंग्वेज है जिसमें टैग्स हैं, जिसमें टाइटल्स हैं, और वो अकॉर्डिंगली डिवाइस टू डिवाइस अपने आप को कस्टमाइज करता है, एडजस्ट करता है, और वो कंटेंट्स किसी भी डिवाइस पर डिस्प्ले हो जाते हैं। सो ये आईपी को शो कर है। इसकी मैंने एक एग्जांपल दिया कि आप अपने कंप्यूटर पर बाज डिवाइसेस जो हैं वो ऑटोमेटिकली कन्फिगर है, वो खुद से आईपी एड्रेस लेती हैं, ठीक है। इस तरह ये HTTP के प्रोटोकॉल्स हैं और HTML है। सो दीज आर स्टैंडर्ड्स एंड रूल्स विच आर बीइंग फॉलोड, and that is the reason we are able to communicate to the internet. That is the reason I can, on my device, regardless of its platform and regardless of its operating system, it is able to communicate with the rest of the world, and it is able to connect to the internet. अगर हम बात करें separating content from display, एक है हमारे पास content, एक है हमारे पास display। अब स्मार्टफोन का स्क्रीन साइज लेट्स से 5 इंचेस है, टैबलेट का स्क्रीन साइज 7 इंच या 10 इंचेस है, लैपटॉप का स्क्रीन साइज जो है वो 14 इंचेस है या 15 इंचेस है या 12 इंचेस है, और आपके जो डेस्कटॉप है इसका स्क्रीन साइज डिफरेंट है। यहां पे कैसे कंटेंट्स डिस्प्ले हो रहे हैं, ठीक है, कैसे कंटेंट डिस्प्ले हो रहे हैं। सो हमारे पास मजीद डिटेल्स है। वो ये है कि HTML हैज लिमिटेशंस ड्यू टू फॉर्मेट ओरिएंटेशन ऑफ टैग्स, ठीक है, फॉर्मेट ओरिएंटेड टैग्स हैं, अकॉर्डिंगली जो है वो फॉर्मेट्स बने हुए हैं। तो HTML की इस लिमिटेशन को एडजस्ट करने के लिए, एड्रेस करने के लिए हमारे पास एक एनहांस्ड वर्जन है जिसको हम कहते हैं एक्सटेंसिबल मार्केबल लैंग्वेज XML। वो क्या करती है, वो कंटेंट्स को सेपरेट करती है डिस्प्ले से, जिसका मतलब यह है कि कंटेंट्स क्या है और डिस्प्ले स्क्रीन क्या है, ये अकॉर्डिंगली एडजस्ट करती है। अगर आपने कंटेंट और डिस्प्ले एक ही रखा हुआ है तो फिर ये होगा कि आप अपने स्मार्टफोन पर वेब पेजेस ओपन नहीं कर सकेंगे। सो दिस इज द XML जो कि ये देखती है कि कंटेंट्स क्या है और आगे स्क्रीन क्या है, स्क्रीन का साइज क्या है या किस तरीके से डिस्प्ले करना है, ये अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेती है। सो XML की मजीद डिटेल्स ये हैं कि ये एक इंटरनेट ऑथराइजिंग लैंग्वेज है, ये भी एक स्टैंडर्ड है, ये भी एक टूल है, ये भी एक लैंग्वेज है जो कि दैट अलाउज डिजाइनर्स टू क्रिएट कस्टमाइज्ड टैग्स दैट रिप्रेजेंट डाटा ट्रांसमिटेड बिटवीन एप्लीकेशंस। ठीक है, आप टैग्स को इस तरीके से कस्टमाइज कर रहे हैं कि जिस एप्लीकेशन से आप वो कंटेंट्स डिस्प्ले कराना चाहें, जिस तरीके से आप डिस्प्ले कराना चाहें, जिस डिवाइस पे आप डिस्प्ले कराना चाहें, वो XML के थ्रू फैसिलिटेट हो जाता है। ठीक है, सो आप भी अगर इसी तरह एक बिजनेस प्रोसेस डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, तो पहले नंबर पे आपको भी स्टैंडर्ड का ख्याल रखना पड़ेगा। आपकी उस बिजनेस प्रोसेस को, जो डेवलपमेंट आप कर रहे हैं, आपको भी उन स्टैंडर्ड्स को डिजाइन करना पड़ेगा, अपने डिजाइन में उन स्टैंडर्ड्स को इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, तभी यू विल बी एबल टू कम्युनिकेट। सेकंड नंबर पे आपको भी इस किस्म की XML, अगर लेट्स से आपके बिजनेस की रिक्वायरमेंट, बिजनेस प्रोसेस की रिक्वायरमेंट ऐसी है जिसमें कंटेंट्स को आप डिस्प्ले से सेपरेट करना चाहते हैं, सो यू हैव द ऑप्शन टू यूज XML लैंग्वेज। सो XML जो है वो अकॉर्डिंगली देख रही है कि मतलब PDF फाइल्स क्या है, HTTP क्या है, JPEG के इमेजेस को कैसे डिस्प्ले करना है, पावर पॉइंट को कैसे करना है, सो ये अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर रहा है। स्क्रीन साइजेस क्या है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सारा XML कर रहा है। तीसरा जो डिजाइन कंस्ट्रेंट है वो है आपका फ्यूचर इवोल्यूशन। आज से चंद साल पहले किसने सोचा था कि हम अपने स्मार्टफोन अपने बेड पे बैठते हुए या अपने ऑफिस की चेयर पे बैठते हुए या अपने स्मार्टफोन के थ्रू
हम जो है वो इंटरनेट के साथ और सारी दुनिया के साथ कनेक्टेड होंगे। ठीक है, हम में से किसने सोचा था कि पीसीज, कंप्यूटर्स के अलावा, डेस्कटॉप के अलावा जो है वो भी और मैकेनिज्म्स होंगे जिनके थ्रू हम इंटरनेट के साथ कनेक्ट होंगे। सो चीजें इवॉल्व हो रही हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, चीजें रिवोल्यूशनराइज हो रही हैं। ठीक है, सो पहले हम सिर्फ डेस्कटॉप कंप्यूटर्स पे थे, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स के बाद हम लैपटॉप कंप्यूटर पर आ गए, लैपटॉप कंप्यूटर्स के बाद जो है वो हम टैबलेट्स पर आ गए। ठीक है, टैबलेट्स पर आ गए, या जो है वो हम स्मार्टफोन्स पर आ गए। ठीक है, सो हमने क्या किया है कि वी हैव मूव फ्रॉम द डेस्कटॉप पीसीज टू द थिन क्लाइंट। ठीक है, थिन क्लाइंट का मतलब यही है आपके जो कि वो डिवाइसेस जो कि पावर हंगरी, प्रोसेसिंग हंगरी नहीं है और वो कंटेंट्स को स्टिल डिस्प्ले कर देती हैं। सो मोस्ट प्रोसेसिंग एंड डाटा स्टोरेज अकर्स ऑन दी सर्वर। ठीक है, थिन क्लाइंट का मतलब ये है कि ये एक कंप्यूटर है, ठीक है, लेकिन मोस्टली प्रोसेसिंग ये खुद नहीं कर रहा है, इसका काम है सिर्फ रिजल्ट्स को डिस्प्ले कराना। एक्चुअल प्रोसेसिंग पीछे बैकएंड पर सर्वर पर हो रही है। इसके अलावा हमने यूज ऑफ मोबाइल, वायरलेस मोबाइल डिवाइसेस। ठीक है, पहले सिर्फ फोन, मोबाइल फोन्स कॉल के लिए यूज होते थे, अब मोबाइल फोन कॉल के लिए कम यूज हो रहे हैं और डाटा ट्रांसमिशन के लिए ज्यादा यूज हो रहे हैं। ठीक है, अब आप व्हाट्सएप, वाइबर, लाइन, इन एप्लीकेशंस को यूज करते हुए आप डाटा कॉल्स कर रहे हैं, आपका डाटा कंज्यूम हो रहा है, सेलुलर नेटवर्क चार्ज नहीं हो रहा। वायरलेस मोबाइल डिवाइसेस की बात करें तो हमारे पास यहां पे जो स्टैंडर्ड है वो ये है कि वायरलेस एक्सेस प्रोटोकॉल, वायरलेस एक्सेस प्रोटोकॉल यूज हो रहा है जो कि एचटीटीपी का वायरलेस वर्जन है। ठीक है, सो आपके स्मार्टफोन पर कैसे कंटेंट्स डिस्प्ले हो जाते हैं, सो ये वायरलेस एक्सेस प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहा है। इसी तरह हमारे पास वायरलेस मार्कअप लैंग्वेज है, ठीक है, WML है। ठीक है, सो WML है जो कि वायरलेस वर्जन ऑफ HTML है। सो हम देख सकते हैं कि चाहे आप अपने स्मार्टफोन से यूज कनेक्टेड हैं, स्मार्टफोन आपका बेस स्टेशन से कनेक्टेड है, यहां पे वायरलेस एक्सेस प्रोटोकॉल का गेटवे है, ठीक है, जो कि XML को यूज कर रहा है, ये इंटरनेट है, और जो भी कंटेंट्स आप डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं वो एक्सेस होते हुए आपके मोबाइल फोन पर डिस्प्ले हो जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि चीजें इवॉल्व हो रही हैं। अगर आप एक ऐसा बिजनेस प्रोसेस डेवलप कर रहे हैं तो आपको उसमें यह सपोर्ट जरूर इनकॉर्पोरेट करनी पड़ेगी। वी डोंट वांट अ इंटरनेट बेस्ड बिजनेस प्रोसेस जो कि वायरलेस को सपोर्ट ही ना करे। लेट्स से आपको वो वेबसाइट यूज करने के लिए जरूर आपको डेस्कटॉप पे बैठना पड़े। ठीक है, सो हम ऐसे सॉफ्टवेयर की तरफ, ऐसे बिजनेस प्रोसेस की तरफ हम नहीं जाएंगे। OLX क्यों प्रेफर्ड है? इसलिए क्योंकि आप स्मार्टफोन से भी इसको यूज कर सकते हैं। आप स्मार्टफोन पे बैठे इसको यूज करें, ठीक है, और जो ऑपरेशन, जो फंक्शनैलिटी फीचर आप एक डेस्कटॉप से कर सकते हैं, सेम फंक्शनैलिटी फीचर आप अपने स्मार्टफोन से भी कर सकते हैं। सो दैट इज द रीजन। सो फ्यूचर इवोल्यूशन, आप देखें कि ट्रेंड किस चीज पर है, किस चीज की तरफ जा रहा है। आज से साल डेढ़ पहले पाकिस्तान में 3G 4G सेलुलर नेटवर्क का कॉन्सेप्ट नहीं था। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट ये आ गया है। अब अगर आप एक ऐसा बिजनेस प्रोसेस बना रहे हैं, अब तो 4G की बातें चल रही हैं, 4G नेटवर्क, वेरी हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी। तो आप अगर आज एक बिजनेस प्रोसेस डेवलप कर रहे हैं तो आप देखें कि साल बाद टेक्नोलॉजी कहां पर होगी, साल बाद क्या आपका बिजनेस प्रोसेस टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करेगा, ठीक है, या साल बाद आपको पूरा बिजनेस प्रोसेस रीडेवलप करना पड़ेगा क्योंकि नई टेक्नोलॉजी आ गई है। सो नई टेक्नोलॉजी को एकोमोडेट करने के लिए जरूर इसमें आपके बिजनेस प्रोसेस में इस तरीके से डिजाइन करें कि कल को ये नई टेक्नोलॉजी को एकोमोडेट कर सके, असर दोबारा से इसको नया डिजाइन न करना पड़े। इसके अलावा साइट कंसिस्टेंसी, ठीक है, साइट कंसिस्टेंसी का मतलब यह है कि प्रोफेशनलिज्म रिक्वायर्स अ कंसिस्टेंट लुक एंड फील अक्रॉस ऑल पेजेस ऑफ अ वेबसाइट। साइट कंसिस्टेंसी, आप फेसबुक स्मार्टफोन पर खोलें या जो है वो टैबलेट पर खोलें या लैपटॉप पर खोलें, कंटेंट्स कंसिस्टेंटली डिस्प्लेड होने हैं, ऑपरेशन कंसिस्टेंटली परफॉर्म हो रहा है। द रीजन कि ये कंसिस्टेंट है। सो अगर आप एक ऐसा बिजनेस प्रोसेस डेवलप कर रहे हैं जो कि इंटरनेट के थ्रू यूज होगा, तो मेक श्योर कि ये जिस तरह कंटेंट्स, जिस तरह ब्यूटीफुली कंटेंट्स, जिस तरह वेल ऑर्गेनाइज्ड और वेल स्ट्रक्चर्ड कंटेंट्स डेस्कटॉप पर डिस्प्ले हो रहे हैं, उसी तरह वो आपके स्मार्टफोन पर भी डिस्प्ले होने चाहिए, उसी तरह वो टैबलेट पर भी डिस्प्ले होने चाहिए। सो क्या चीजें कंसिस्टेंसी को फैसिलिटेट करती हैं? ठीक है, आपके पास स्टाइल शीट्स हैं, आपके पास एक्सटेंसिबल स्टाइल लैंग्वेजेस है, XSL है,
ठीक है, स्टाइल रूल्स हैं दैट टेल्स अ वेब ब्राउजर हाउ टू प्रेजेंट अ डॉक्यूमेंट, ठीक है। सो ये सारी चीजें हैं जो कि आप यूज करते हैं। XSL की बात करें, सो स्पेसिफिकेशन फॉर सेपरेटिंग स्टाइल फ्रॉम कंटेंट व्हेन जनरेटिंग HTML डॉक्यूमेंट्स। सो वेबसाइट से रिलेटेड ढेर सारी डिटेल्स हैं, ठीक है। सो वो जो बात आपसे मैं कर रहा था कि कंटेंट्स कैसे डिस्प्ले होते हैं, याहू, फेसबुक वगैरह जो है वो क्यों हर कहीं पे कंसिस्टेंटली कंटेंट डिस्प्ले करें, क्योंकि रूल्स भी फॉलो कर रहे हैं और अदर टूल्स और अदर लैंग्वेजेस भी फॉलो हो रही हैं जो कि कंटेंट्स को अक्रॉस डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, हार्डवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम कंसिस्टेंटली डिस्प्ले करने में हेल्प करती हैं। सो दैट इज साइट कंसिस्टेंसी। एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। यहां पे हमने देखा कि कंबाइनिंग XML डाटा विद XML स्टाइल शीट टू फॉर्मेट कंटेंट। अब हो क्या रहा है, यहां पे XML के कंटेंट्स हैं, ये XML की स्टाइल शीट है, यहां पे ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ठीक है। सो ये अकॉर्डिंगली कंप्रिहेंसिव कंटेंट फॉर्मेट जनरेट करता है ट्रांसफार्मर। अब अगर ये पेज डिवाइस स्पेसिफिक डेस्कटॉप पर डिस्प्ले होना है तो ये अकॉर्डिंगली डिस्प्ले हो जाएगा। यही कंटेंट जो यहां से आए हैं ये अगर किसी प्रिंटर पर जाने हैं या किसी और डिवाइस पर जाने, ये अकॉर्डिंगली हो जाएगा, एडजस्ट कर लेगा। और यही कंटेंट्स अगर आपके स्मार्टफोन पर जाने हैं सो अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो जाएंगे, ठीक है। सो ये देखा जाता है कि एंड डिवाइस क्या है, एंड डिवाइस किस स्पेसिफिक फॉर्मेट को एक्सेप्ट करती है। XSL ट्रांसफार्मर जो है वो उसको अकॉर्डिंगली ट्यून कर लेता है, कस्टमाइज कर लेता है। और यही मैं बात करूं, दिस इज द रीजन वी आर एबल टू यूज सर्टन पेजेस फ्रॉम एनी टाइप ऑफ द डिवाइस। आपने ये भी नोट किया होगा कि कई ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कि उनका डेस्कटॉप वर्जन तो ठीक है, लेकिन अगर आप उनको मोबाइल से ऑपरेट करते हैं, मोबाइल से एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, सो या कंटेंट्स प्रॉपर्ली डिस्प्ले नहीं हो रहे या आप सही तरीके से ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। और रीजन यही है कि उसमें ट्रांसफॉर्मेशन और उसमें सपोर्ट जो है वो शामिल नहीं की गई। सो डेफिनेटली दे नीड टू बी रीडिजाइन ताकि इस चीज को कंसिडर किया जा सके। अब जैसे पिछली स्लाइड में भी हमने बात की इवोल्यूशन को कंसिडर करना है। अब चीजें ऐसे इवॉल्व हो रही है कि मोस्टली यूजर्स के पास स्मार्टफोन है। आज से चंद साल पहले देखें तो कितने लोगों के पास स्मार्टफोन था, आज कितने लोगों के पास स्मार्टफोन है। आज से चंद साल पहले लोगों के पास मोबाइल फोन ही नहीं था, फिर लोगों ने मोबाइल फोन यूज करना शुरू। आज हम ये देख रहे हैं कि इवन अगर कोई बहुत ज्यादा कंप्यूटर प्रोफेशनल या IT के साथ उसका बहुत ज्यादा ताल्लुक नहीं है, स्टिल दे हैव दी स्मार्टफोन्स। मैंने खुद देखा है कि आपके मैकेनिक्स, आपके जो इवन लेबर लेवल के जो लोग हैं वो भी स्मार्टफोन्स यूज कर रहे हैं, क्योंकि इतना इसको फैसिलिटेट कर दिया गया है, इतना इजी इसको बना दिया गया है कि इसको कोई भी जो है वो यूज कर सकता है। उम्र के किसी हिस्से से उसका ताल्लुक हो, किसी भी कंट्री, किसी भी बैकग्राउंड नॉलेज के साथ वो हो, उसकी एजुकेशन हो या ना हो, स्मार्टफोन्स आर बीइंग यूज्ड इन अ वेरी कन्वीनियंट वे। तो आप अगर एक बिजनेस प्रोसेस बना रहे हैं तो इस तरीके से बनाएं कि इसको कोई भी यूज कर सकता है। OLX की मैं बार बार एग्जांपल दे रहा हूं। OLX क्यों मशहूर है? क्योंकि OLX को ऑपरेट करने के लिए जरूरी नहीं है कि आप एक कंप्यूटर प्रोफेशनल हो और जरूरी नहीं है कि आप कंप्यूटर साइंस में BCS जो है वो आप कर रहे हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हो, बल्कि एक ऐसा पर्सन जिसका कोई कंप्यूटर नो हाउ नहीं है वो भी अपने स्मार्टफोन को यूज करते हुए, स्मार्टफोन पर OLX की एप्लीकेशन को यूज करते हुए बाइंग एंड सेलिंग कर सकता है। साइट मैनेजमेंट इश्यूज क्या आ सकते हैं? ठीक है, साइट मैनेजमेंट के अलावा आपको कुछ और चीजें भी देखनी पड़ेंगी। कस्टमर लॉयल्टी और ट्रस्ट वर्दीनेस, ठीक है। इंटरनेट बिजनेस प्रोसेस की बात करें, कुछ आपकी फिजिकल लोकेशन पर साइट्स हैं, ठीक है, कहीं पे आपका डाटा जो है वो सेफ पड़ा हुआ है, वो आप कैसे करेंगे, वो कैसे देखेंगे? आप में से अक्सर लोगों ने ड्रॉप बॉक्स यूज किया होगा। ड्रॉप बॉक्स है या कोई और ऑनलाइन स्टोरेज है। अब ड्रॉप बॉक्स क्या है? वो आपको ऑनलाइन स्टोरेज देते हैं, तो आप डाटा जो है वो अपना ड्रॉप बॉक्स पर सेव कर सकते हैं। ड्रॉप बॉक्स का कोई भी इंटरनेट पर कहीं पे किसी लोकेशन पर वो सर्वर सेव है। आप क्यों ड्रॉप बॉक्स पर डाटा सेव कर रहे हैं? क्योंकि आप ड्रॉप बॉक्स पर ट्रस्ट कर रहे हैं कि ये आपके डाटा को लॉस भी नहीं करेगा और ये आपके डाटा को थर्ड पार्टीज को पास ऑन भी नहीं करेगा, ठीक है। So this is the reason you trust Dropbox. That is the reason you are able to even upload your photos or something like that. So trustworthiness कैसे आएगी? कैसे पता चलेगा कि कौन सी एप्लीकेशन? आप Dropbox के अलावा किसी और वेबसाइट को यूज नहीं करते ऑनलाइन स्टोरेज के लिए, क्योंकि आप उन पर ट्रस्ट नहीं करते। यू नेवर नो कि आप जो फोटोज अपलोड कर रहे हैं, जो फैमिली फोटोज जाएंगी,
वो ऐसा तो नहीं है कि वो लॉस हो जाएंगी और आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी लूज हो जाएगी, ठीक है। सो ट्रस्ट वर्दीनेस डेवलप करने के लिए, कस्टमर का कॉन्फिडेंस विन करने के लिए सर्टेन चीजें हैं जिनको हम कंसिडर करते हैं। सबसे पहले डिजाइन क्वालिटी, आप एक बड़ा अच्छा डिजाइन करें जो कि बड़ा जरूरी है। अप फ्रंट डिस्क्लोजर, कंप्रिहेंसिवनेस, ठीक है, कनेक्टेड टू द रेस्ट ऑफ द वेब, डाटा सिक्योरिटी, पर्सनलाइजेशन, कस्टमाइजेशन, ये सारे वो फीचर्स हैं, ये सारे वो एस्पेक्ट्स हैं, ये सारी वो चीजें हैं जो कि कस्टमर का ट्रस्ट गेन करने में हेल्पफुल होती हैं। अगर आप डिजाइन अच्छा बना रहे हैं, आप कंटेंट्स करेक्टली और एक्यूरेटली डिस्प्ले कर रहे हैं, आप बाकी भी इंटरनेट के वेब पेजेस के साथ कनेक्टेड हैं, आपका डाटा सिक्योर है, आपकी उसमें कस्टमाइजेशन और पर्सनलाइजेशन की ऑप्शंस हैं, सो आप ऑटोमेटिकली अपना ट्रस्ट बिल्ड कर रहे हैं। सो आप अगर एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना रहे हैं जो कि इंटरनेट बेस्ड है, आप एक ऐसा बिजनेस प्रोसेस बना रहे हैं जिसको मुख्तलिफ कस्टमर्स इंटरनेट के थ्रू यूज करेंगे, सो जस्ट मेक श्योर कि ये सारे फीचर्स, ये सारी क्वालिटीज आप उसमें इनकॉर्पोरेट करें, ये सारी चीजें उसमें होनी चाहिए। ये सारी चीजें होंगी तभी उसमें ट्रस्ट वर्दीनेस आएगी। ऐसी ढेर सारी वेबसाइट्स होंगी जो कि बाइंग सेलिंग करना चाहेंगी, आपसे क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स मांगती हैं, लेकिन आप उन पर ट्रस्ट नहीं करते तो आप उनके थ्रू बाइंग सेलिंग नहीं करते, बल्कि जो वर्ल्ड फेमस वेबसाइट्स हैं लाइक अमेजोन है और ईबे है, उनके थ्रू या अली एक्सप्रेस है, उनके थ्रू आप बाइंग सेलिंग जो है वो बाइंग सेलिंग परफॉर्म करते हैं। मजीद अगर इश्यूज की बात की जाए, ये इश्यूज थे कस्टमर लॉयल्टी से रिलेटेड। और इश्यूज जो हो सकते हैं वो वेब पेजेस मस्ट लाइव फॉर एवर। कई ऐसी वेबसाइट है, ठीक है, आज है, एक साल बाद अगर आप उनको एक्सेस करें तो वो URL, वो वेबसाइट एक्सपायर होती है, वहां पे कोई कंटेंट्स नहीं होते, ठीक है, लिंक्स जो है वो ब्रेकअप हो जाते हैं। सो वेब पेजेस मस्ट लाइव फॉर एवर। ऐसा बिजनेस प्रोसेस बनाएं जिसकी मतलब जो कि मतलब उसकी कंटेंट जो है वो ऐसा ना हो कि 2 महीने के लिए अवेलेबल है, तीसरे महीने जो है वो अवेलेबल ही ना हो, ठीक है। इनको आप दूसरी वेबसाइट्स पर पब्लिसाइज कर सकते हैं। इनको आप जो है वो सर्च इंजन में जो है वो आपकी बिजनेस का जरूर रिजल्ट आना चाहिए। लेट्स से आपने एक इस्लामाबाद सिटी में आपने एक रेस्टोरेंट खोला है जो कि ऑनलाइन ऑर्डर्स एक्सेप्ट करेगा, बैंक कार्ड के थ्रू पेमेंट्स रिसीव करेगा और घर पे जो है वो आपका फूड ऑर्डर डिलीवर करेगा। अब ऐसे बिजनेस को आप पब्लिसाइज करेंगे, डिफरेंट वेबसाइट्स पर आप इसको जो है वो इसके एडवर्टाइजमेंट्स चला सकते हैं। आप लेट्स से कोई सर्च इंजन, कोई कस्टमर देख रहा है रेस्टोरेंट्स इन इस्लामाबाद, तो उन सर्च रिजल्ट्स में आपके रेस्टोरेंट का, आपके बिजनेस प्रोसेस का रिजल्ट जो आना चाहिए, ठीक है, ओल्ड कंटेंट एड वैल्यू, मतलब कोई हिस्ट्री आपकी, मतलब यू हैव बीन डूइंग दिस बिजनेस फॉर सेवरल ईयर्स, सो ये सारी चीजें जो है वो इसमें होनी चाहिए। तो ये वो चीजें हैं जिनको आप जरूर कंसिडर करें व्हाइल डिजाइनिंग अ सिस्टम दैट विल बी यूज्ड फॉर यूजिंग एन इंटरनेट बेस्ड कनेक्टिविटी। इसके अलावा एक चीज है सिस्टम सिक्योरिटी, एक है ईज ऑफ यूज, ठीक है, एक है सिस्टम सिक्योरिटी, एक है ईज ऑफ यूज। अब हमने कई दफा देखा है फेसबुक के अकाउंट्स हैक हो जाते हैं, ठीक है। लेट्स से फेसबुक आप यूज करते हैं, सिक्योरिटी हाई अचीव करने के लिए फेसबुक आपसे कहता है कि आप रोजाना पासवर्ड, नया पासवर्ड जो है वो नया पासवर्ड सेलेक्ट करें। अब रोजाना नया पासवर्ड सेलेक्ट करना ये इंतहाई इनकन्वीनियंट है, ठीक है। इवन अगर कोई कंप्यूटर प्रोफेशनल है, आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं, आपसे भी ये चीज पॉसिबल नहीं होगी और आप जो है वो 2-3 दिन 4 दिन तो रोजाना पासवर्ड चेंज करेंगे ताकि आपको सिक्योरिटी अचीव हो। उसके बाद से आप फेसबुक ही यूज करना छोड़ देंगे क्योंकि यहां पे ईज ऑफ यूज नहीं रही। सिक्योरिटी तो अचीव हो गई लेकिन जो ईज ऑफ यूज थी वो आपने बहुत ज्यादा ड्रॉप कर दी। बहुत ज्यादा ईज ऑफ यूज करेंगे तो सिक्योरिटी कम हो जाएगी, तो इनको बड़ा अकॉर्डिंगली बैलेंस करना पड़ता है। इसलिए हम देखते हैं कि पासवर्ड जो है वो वेबसाइट आपको खुद सजेस्ट कर लेती है कि कम से कम जो है वो 6 कैरेक्टर्स या 8 कैरेक्टर्स का पासवर्ड होना चाहिए। उस पासवर्ड में जो है स्पेशल सिंबल्स या अपर केस या लोअर केस की कॉम्बिनेशन जरूर होनी चाहिए, ठीक है। ये चीजें उसमें होनी चाहिए। ऐसी ढेर सारी वेबसाइट्स होंगी, आप फर्स्ट टाइम जाते हैं, पासवर्ड उसमें सेव करते हैं। क्रोम की एग्जांपल लें या इंटरनेट एक्सप्लोरर की एग्जांपल लें, तो जब आप पासवर्ड देते हैं तो वो आपसे विंडोज एक ऑप्शन पूछती है, आपसे पूछा जाता है कि वुड यू लाइक टू सेव दिस पासवर्ड फॉर फ्यूचर ट्रांजैक्शंस, ठीक है। सो आप यस नो जो है वो अकॉर्डिंगली। सो ये सारे वो डिजाइन एस्पेक्ट्स हैं दैट यू मस्ट कंसिडर व्हाइल यू टॉक अबाउट डिजाइनिंग ए इंटरनेट बेस्ड सिस्टम, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास ऑनलाइन डाटा मैनेजमेंट।
जो डाटा आपका ऑनलाइन है उसको आप कैसे मैनेज कर रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेट्स से आप कस्टमर्स का कोई डाटा है जो कि अपने पास सेव रख रहे हैं, उसको कैसे मैनेज किया जाएगा। ढेर सारे ऐसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, जैसे कि ड्रॉप बॉक्स, मैंने आपकी को एक एग्जांपल दी है, जो कि आप जहां पे डाटा आप ऑनलाइन कर देते हैं, ठीक है, वो मैनेजमेंट कैसे होती है, किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, आइए बात करते हैं। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट डेवलपमेंट, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट डेवलपमेंट का मतलब यह है कि मेथड ऑफ अंडरस्टैंडिंग हाउ अ सिस्टम फिट्स विद इन द एग्जिस्टिंग बिजनेस एक्टिविटीज एंड डाटा, ठीक है। OLX, हम ड्रॉप बॉक्स के बारे में जानते हैं कि ड्रॉप बॉक्स जो है उसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि वो सिर्फ फाइल स्टोरेज करता है, वो सिर्फ आपकी ऑनलाइन सेविंग करता है, इसके अलावा जो है वो कोई चीजें एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, वो कोई चीजें जो है वो आपके लिए प्रोसेस नहीं कर सकता। सो ड्रॉप बॉक्स का कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है इसके मुकाबले में। लेट्स से कोई और वेबसाइट की अगर बात करें, उनका कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट हो सकता है। तो आप देखते हैं कॉन्टेक्स्ट क्या है, ठीक है। क्या जो एग्जिस्टिंग बिजनेस, इसी तरह अगर हम किसी ऑनलाइन ऐसी वेबसाइट जो कि बाइंग एंड सेलिंग करती है या जो कि फूड ऑर्डर्स को ऑनलाइन एक्सेप्ट करती है, उनका बिजनेस कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है। सो आप पहले बिजनेस कॉन्टेक्स्ट को रियलाइज करते हैं और फिर देखते हैं कि ये कैसे आप जो डाटा है उसको अकॉर्डिंगली एडजस्ट करेंगे। इसके बाद अब बाज बिजनेसेस इन्वेंट्री से रिलेटेड है, बाज बिजनेसेस जो है वो ऑनलाइन सेलिंग और परचेजिंग से रिलेटेड है। बाज में जो है वो आपकी सिर्फ रेटिंग और रिव्यूइंग है, सोशल वेबसाइट्स हैं। सो वेरी करता है इंटरनेट के सिस्टम्स, इंटरनेट बेस्ड सिस्टम्स। यू हैव टू अंडरस्टैंड दी कॉन्टेक्स्ट। इसके बाद है इंटीग्रेशन डेप्थ, which measures how far a system penetrates into the existing technology infrastructure. Existing technology आपकी क्या चल रही है, स्मार्टफोन बेस्ड है, 4G सेलुलर नेटवर्क्स हैं, टैबलेट पीसीज आ गए हैं, ठीक है, कौन सा लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके साथ ये कितना अकॉर्डिंगली एकोमोडेट हो जाती है, इंटीग्रेट हो जाती है। ऐसा तो नहीं है कि अगर मार्केट में जो है वो एंड्रॉयड 5.1 ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया है, एंड्रॉयड 5 वर्जन आ गया, और जो एप्लीकेशन, जो इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशन या जो बिजनेस प्रोसेस आप डेवलप कर रहे हैं वो एंड्रॉयड 4 सम वर्जन के लिए हो, ठीक है। सो जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं उनके साथ या जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी मार्केट में चल रही है उसके साथ आप एकोमोडेट करें। और इसके अलावा जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल ब्रेड्थ है, जिसका मतलब ये है कि मेजरमेंट दैट ट्रैक्स द कोर बिजनेस फंक्शंस अफेक्टेड बाय अ सिस्टम, ठीक है। आपका बिजनेस मेनली किस में डील कर रहा है ये आइडेंटिफाई करें, ठीक है। जैसा मैंने पहले भी बात की कि सिर्फ कस्टमर का ऑनलाइन डेटा ले रहा है या स्टूडेंट्स की जो एग्जाम्स के रिजल्ट्स हैं उनको सेव कर रहा है या जो है वो कोई और फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। सो इन चीजों को जरूर देखा जाता है। इसके बाद हमारे बाज बिजनेसेस हैं जो कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग करते हैं, ऑनलाइन OLTP ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। सो रेफर्स टू इमीडिएट ऑटोमेटेड रिस्पॉन्सेज टू द रिक्वेस्ट ऑफ द यूजर्स, ठीक है। मैंने अली एक्सप्रेस पे एक ऑर्डर परचेज किया, आइटम सेलेक्ट किए, अब इन आइटम्स को मैंने पे करना है। सो यहां पे उस सिस्टम की तरफ से, अली एक्सप्रेस की तरफ से फौरन रिस्पॉन्स मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, ठीक है। लेट्स से एक आइटम $2 का था, मैंने वो आइटम्स 3 नंबर्स ऑफ दैट आइटम ऑर्डर किए। सो मेरे पास जो पेबल अमाउंट आनी चाहिए वो $6 जो है वो, या 6 जो भी यूनिट है, $6 फौरन डिस्प्ले होने चाहिए और अगली स्क्रीन पे वो मुझसे मेरे क्रेडिट कार्ड या बैंक कार्ड की डिटेल्स मांगे ताकि यह ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो सके। सो इमीडिएट ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स। अब ये जो अली एक्सप्रेस पे जो ऑर्डर्स हो रहे हैं, सो वो पीछे कोई पर्सन बैठा ऑपरेशन नहीं कर रहा, बल्कि ये ऑटोमेटिकली सारी चीजें चल रही है। तो ये सिस्टम इस तरीके से डिजाइन है, ये बिजनेस प्रोसेस इस तरीके से डिजाइन है कि चीजें ऑटोमेटिकली यूजर्स की रिक्वेस्ट को खुद रिस्पॉन्ड कर रही हैं। न सिर्फ यूजर की रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड कर रही है, बल्कि एक यूजर की रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, ऐसे कई 100 यूजर या कई हजार यूजर साइमल्टेनियसली ट्रांजैक्शन अगर करना चाहें तो ये सिस्टम उसको रिस्पॉन्स देते हैं। सो ये सिस्टम इस तरीके से डिजाइंड है। और आपकी जो कॉमर्स एप्लीकेशन है, ई कॉमर्स बड़ी मशहूर टर्म है, बाइंग सेलिंग आप करते हैं, सो ये इसको भी फैसिलिटेट करती है। तो आपके ई कॉमर्स में OLTPs जो है वो शामिल होती है। ये OLTPs की जो एक एग्जांपल है, जो परफेक्ट एग्जांपल हो सकती है, वो ई कॉमर्स है। सो ई कॉमर्स टाइप के बिजनेसेस में ये चीजें बड़ा इजीली चल रही हैं। सो
साइट मैनेजमेंट की हमने बात की, यूज कुकीज की बात की, ऑनलाइन डाटा मैनेजमेंट, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। इसके बाद हम बात करते हैं ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। ठीक है, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग का मतलब यह है कि जो ट्रांजैक्शंस ऑनलाइन हो रही हैं उनको आप एनालाइज करें। लेट्स से कितने लोग हैं, अगर हम अली एक्सप्रेस की बात करें तो कितने लोग हैं जिन्होंने टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो है वो चीजें बाय की हैं पिछले एक मंथ में, या कितने ऐसे लोग हैं जो कि हाउस होल्ड रिलेटेड चीजें जो है वो बाय कर रहे हैं, ट्रेंड क्या है। या हम ये एनालाइज करते हैं कि बायर्स जो है या सेलर्स जो है वो मेल ज्यादा है या फीमेल ज्यादा है। ठीक है, सो ये चीजें एनालाइज करने के लिए आपके पास ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग है। ठीक है, लेट्स से मेरा एक ऑनलाइन बिजनेस प्रोसेस है, एक जो कि फूड रेस्टोरेंट है, ऑनलाइन फूड रेस्टोरेंट है। ठीक है, अब मैं ये देखता हूं कि पिछले एक वीक में जो ऑर्डर्स हुए थे, फूड ऑर्डर्स हुए थे, वो मेनली क्या आइटम्स थे। लोग जो है वो वेजिटेबल्स को लाइक कर रहे हैं, वेजिटेबल बेस्ड डिशेस को लाइक कर रहे हैं, या जो है वो कोई और चीजें हैं जिसको वो पसंद कर रहे हैं। क्या ऑर्डर करने वाले, क्योंकि मैं जिन कस्टमर्स के ऑर्डर एक्सेप्ट करूं उनकी प्रोफाइल्स मेरे पास सेव हैं, क्या ऑर्डर करने वाले जो है वो मोस्टली मेल्स हैं या फीमेल्स हैं, एल्डरली लोग हैं या यंग लोग हैं। सो मैं इस किस्म की का एनालिसिस, एनालिटिकल प्रोसेसिंग जो है वो मैं कर सकता हूं। सो ऐसे ग्राफिकल टूल्स आपके पास अवेलेबल हैं जिनको यूज करते हुए आप अपनी डाटा बेस में जो स्टोर डाटा है उसको एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली करंटली जो भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो आपकी डेटाबेस में सेव हो रही है। अब सेव्ड रिकॉर्ड में से आप जो है वो एनालाइज कर रहे हैं। लेट्स से मैंने पिछले एक मंथ में देखा कि मोस्टली ऑर्डर करने वाले जो है वो उनकी एज जो है वो 18 से 25 साल तक थी। ठीक है, अब मैंने ट्रेंड ये देख लिया कि मेरे 100 कस्टमर्स में से, 100% कस्टमर्स में से 60% जो कस्टमर्स हैं वो उनकी एज 18 से 25 है। ठीक है, सो मैं फॉर एग्जांपल कोई ऐसी ऑफर, कोई ऐसी मैं प्रमोशन लाता हूं जो कि एक्सप्लिसिटली इस एज से ताल्लुक रखने वालों को टारगेट करेगी। सो मैंने अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए जो है वो उसको इस ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग को यूज करते हुए मैंने जो है वो कोई फोरकास्टिंग कर ली और मैंने ट्रेंड देख लिया। ठीक है, और अपने बिजनेस ट्रेंड की बेस पर मैंने कोई ऑफर, कोई प्रमोशन, पर्पस यही है कि आप अपने बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकते हैं, ये टूल्स उसमें फैसिलिटेट करते हैं। और ऑल्सो ड्रिल डाउन इनटू द डाटा। ठीक है, ट्रांजैक्शंस हुई, 100 ऑर्डर्स हुए, 100 ऑर्डर्स में से लेट्स से 60-70% ऑर्डर्स मेल ने किए थे। उन 60% ऑर्डर्स में से मोस्टली का ताल्लुक जो है वो 18 से 25 ईयर्स तक था। सो यू हैव ड्रिल डाउन, आपने ब्रेक डाउन करके आपको पता चला कि मेरी वेबसाइट को, मेरे ऑनलाइन बिजनेस को एक्सेस करने वाले, यूज करने वाले मोस्टली जो है वो यंगस्टर्स हैं। तो इस तरीके से आपने देखा ट्रांजैक्शन और एनालिटिकल प्रोसेसिंग को अगर जो है वो हम कंपेयर करें, कंबाइन करें। ठीक है, कुछ चीजें हमारी ऑपरेशनल से रिलेटेड है, कुछ हमारी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है। सो रिक्वायर्स कंबाइनिंग ऑपरेशन एंड इंफॉर्मेशनल कंपोनेंट्स। अब हम देखते हैं कुछ हमारे ऑपरेशनल सिस्टम है, कुछ हमारे इंफॉर्मेशनल सिस्टम है। अब अगर हम ड्रॉपबॉक्स की बात करते हैं, सो ड्रॉपबॉक्स पर यूजर अपना ईमेल के थ्रू लॉग इन करते हैं। अब ईमेल के थ्रू उनकी प्रोफाइल्स पता चल रही हैं, उनके एज पता चल रहा है, तो यहां पे इंफॉर्मेशन आपको पता चल रही है। जबकि कुछ बिजनेस हैं जो कि ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे आपने कोई ऑर्डर दिया, फिर आपने प्रोसेसिंग करवाई। ठीक है, तो कुछ इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करें, कुछ ऑपरेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो प्राइमरी पर्पस अगर देखा जाए तो ऑपरेशन बेस्ड सिस्टम का क्या है, रन द बिजनेस ऑन अ करंट बेसिस। ये बिजनेस को ग्रो करने के लिए है, जबकि ये इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है ये मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग के लिए है। कौन सी लेट्स से ड्रॉपबॉक्स पर जो है वो 1 मिलियन यूजर्स के अकाउंट है, उन 1 मिलियन यूजर्स में से जो है वो कितने को ताल्लुक जो है वो किस कंट्री से है। सो इसकी बेस पर जो है वो आप डिसीजन ले सकते हैं। इसलिए टाइप ऑफ डाटा, यहां पे करंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट ऑफ द बिजनेस। ठीक है, फूड रेस्टोरेंट है या कोई और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीजें बाय और सेल करनी है। यहां पे हिस्टोरिकल चीजें हैं कि वो इंफॉर्मेशन दे रहा है कि पिछले साल जो है वो लेट्स से पाकिस्तान में स्मार्टफोन्स जो है वो इतने 1000 सेल हुए, करंटली अब तक जो है वो इतने 1000 सेल हो चुके हैं, अगले साल
इट्स लाइकली कि ये नंबर जो है वो डबल ग्रो कर जाए। प्राइमरी यूजर्स यहां पे क्या है, ऑनलाइन कस्टमर्स हैं, ठीक है, सेल्स पर्सन, एडमिनिस्ट्रेटर हो सकते हैं। इंफॉर्मेशन सिस्टम्स में जो है वो आपके ऑनलाइन कस्टमर्स जो है वो एंड कस्टमर नहीं होता, बल्कि वो मैनेजर्स या डिसीजन मेकर्स होते हैं, जिनको हमने यहां पे भी देखा। स्कोप ऑफ यूज की बात करें तो इसका स्कोप नैरो है और सिंपल है, ठीक है। कोई ऑनलाइन फूड रेस्टोरेंट है तो उसका स्कोप सिर्फ फूड से रिलेटेड है, ये कभी भी किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में डील नहीं करेगा, जबकि यहां पर डिफरेंट चीजों को ये रिप्रेजेंट कर सकता है। इसका डिजाइन गोल क्या है ऑपरेशनल का, कि परफॉर्मेंस अच्छी हो, ऐसा ना हो कि यूजर को ऑर्डर प्लेस करने में ढेर सारी कॉम्प्लेक्सिटी या ढेर सारा टाइम लगाना पड़ा हो। यहां पे डिजाइन गोल इनका यह है कि डाटा को आप ओवरऑल कैसे एक्सेस करके किसी मीनिंगफुल फॉर्म में ला सकते हैं। सो ये डिफरेंस है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग टूल्स का। इसके बाद हमारे पास डाटा वेयर हाउसिंग। डाटा वेयर हाउसिंग क्या है, जैसे हमारे पास वेयर हाउसेज होते हैं जिनको हम गोदाम भी कहते हैं, स्टॉक हाउस भी कहते हैं, चीजें वहां पे स्टॉक हैं। सो डाटा वेयर हाउस क्या है कि आप डाटा कहीं पे पड़ा हुआ है और उस डाटा को आप डिसीजन मेकिंग के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है, उस डाटा को आप डिसीजन मेकिंग के लिए यूज कर रहे हैं, जिसकी एग्जांपल पहले भी दी थी, दोबारा एग्जांपल देता हूं। जैसे कि हमारे पास जो है वो ढेर सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो कॉम्सर्ट्स में एनरोल्ड हैं, ठीक है। अब अगर हम ये देखते हैं कि 10,000 स्टूडेंट्स हैं, इसमें से जो लेट्स से 3,000 स्टूडेंट्स हैं वो पिंडी सिटी से बिलोंग करते हैं। अब पिंडी सिटी से बिलोंग करने वाले स्टूडेंट्स के लिए हमने क्या किया कि कॉम्सर्ट्स ने डिसीजन लिया कि एक बस सर्विस जो है वो चलाई जाए, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो मोस्टली पिंडी से आ रहे हैं, इसलिए पिंडी से जो है वो बस सर्विस, कॉम्सर्ट्स की बस सर्विस होनी चाहिए। सो डिसीजन मेकिंग के लिए जो है वो आपने इस सेव डाटा को यूज किया। डाटा वेयर हाउसिंग की फीचर्स ये हैं कि सब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है, आप मतलब किस चीज पर बेस कर रहे हैं, किस किस्म के डिसीजन लेने हैं, ठीक है। मुख्तलिफ जगहों से आपका डाटा आ रहा है, किसी एक डाटा बेस से नहीं आ रहा, मुख्तलिफ जगहों से डाटा को आप मर्ज कर रहे हैं और फिर जो है वो कोई डिसीजन ले रहे हैं। टाइम के हिसाब से भी ले सकते हैं, पिछले साल किस चीज का ट्रेंड था, करंटली किस चीज का ट्रेंड है, लेटर ऑन अगले साल किस चीज का ट्रेंड हो सकता है। नॉन वोलेटाइल, ठीक है, मतलब ये डाटा जो है वो यूजर्स अपडेट नहीं कर सकते, ये यूजुअली हिस्टोरिकल डाटा होता है, ये परमानेंटली सेव्ड डाटा होता है। अगर आप एक ऐसा बिजनेस प्रोसेस डेवलप कर रहे हैं जो कि डाटा वेयर हाउस से रिलेटेड होगा, सो आपको फिर सर्टेन डिजाइन कंस्ट्रेंट्स हैं जिनका ख्याल रखना पड़ेगा, जैसा कि एक्सट्रैक्ट डाटा फ्रॉम वेरियस सोर्स सिस्टम फाइल्स एंड डाटाबेसेस। किसी एक डाटाबेस से आपको डाटा नहीं मिलेगा, बल्कि कई डाटाबेसेस हैं, कई सोर्सेज हैं जहां से आप डाटा जो है वो कन्वर्ज करेंगे, अपने वेयर हाउस में लाएंगे, ठीक है, और फिर जो है वो आप उससे मीनिंगफुल डिसीजन ले सकेंगे। जैसा हम एक गोदाम की एग्जांपल लेते हैं, गोदाम में कई जगहों से स्टॉक आके सेव हो रहा होता है, ठीक है। सो यहां पर भी आपके वेयर हाउस में कई रिसोर्सेज से डाटा आके सेव हो रहा होगा, जिसको बाद में आप डिसीजन मेकिंग के लिए ले करते हैं। डिसीजन मेकिंग भी कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं, इंटीग्रेट भी कर सकते हैं, डाटा को लोड भी कर सकते हैं। ये सारे ऑपरेशंस हैं जो कि परफॉर्म कर सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं सिर्फ डाटा को, और सर्टन आपके पास क्यूरी लैंग्वेजेस हैं और एनालिटिकल टूल्स हैं जिनको यूज करते हुए आप डाटा को रीड, एनालाइज, लोड जो है वो कर सकते हैं। आर्किटेक्चर्स हमारे पास डिफरेंट किस्म के हैं, 2 लेवल आर्किटेक्चर्स भी हैं, 3 लेवल आर्किटेक्चर्स भी हैं, डाटा मार्ट्स भी हैं। सो इफ योर बिजनेस is going to be a data warehouse, so either you can go for 2 level data warehouse in which there is a data warehouse and there is a decision support environment. 3 level की बात करें तो यहां पे ऑपरेशनल सिस्टम होता है, डाटा वेयरहाउस होता है और डाटा मार्ट्स होती हैं, ठीक है। सो ये 2 लेवल है और ये 3 लेवल है। फर्स्ट लेवल पे ऑपरेशनल सिस्टम है, सेकंड लेवल पे एक्चुअली डाटा वेयरहाउस है जिसमें वेयरहाउस इटसेल्फ है, कंट्रोल पॉइंट्स है, और थर्ड है डाटा मार्ट्स जो कि डाटा वेयरहाउस दैट इज लिमिटेड इन स्कोप, स्कोप उसका लिमिटेड है, मतलब जनरल पर्पस वो बिजनेस को रिप्रेजेंट नहीं करी, वो किसी स्पेसिफिक बिजनेस को रिप्रेजेंट करेगी। सो 2 लेवल वेयरहाउस का आर्किटेक्चर यूज कर सकते हैं, या अगर आपके बिजनेस की नौइयत डिफरेंट है सो 3 लेवल आर्किटेक्चर्स भी यूज किया जा सकता है। यहां पे एक एग्जांपल दी गई है 2 टायर डाटा वेयरहाउस आर्किटेक्चर की। ये आपका जो है वो डाटा वेयरहाउस है, इसके सोर्सेज डिफरेंट हैं, कहीं से फाइल से आ रहा है, किसी एक डेटाबेस से आ रहा है, किसी दूसरी डेटाबेस से आ रहा है, कुछ इंटरनल सोर्सेज से आ रहा है, कुछ एक्सटर्नल सोर्सेज से आ रहा है। ये ट्रांसफॉर्म और इंटीग्रेट होकर आपका एक डाटा वेयरहाउस बन रहा है। यहाँ पे डिसीजन सपोर्ट एनवायरनमेंट है, ये वाले यूजर इसको अपने हिसाब से इंटरप्रेट करेगा, ये यूजर या ये सिस्टम या ये बिजनेस इसको अपने हिसाब से इंटरप्रेट करेगा।
ट्रांसपोर्ट वाले लेट्स से अपने हिसाब से डिसीजन मेकिंग लेंगे, इसी तरह रेस्टोरेंट्स वाले इसको अपने हिसाब से लेंगे कि भाई पिंडी में अगर ज़्यादा यूजर्स हैं तो उनके लिए क्या फूड ऑफर्स की जा सकती है, क्या प्रमोशंस ऑफर की जा सकती हैं, ठीक है, या यूजर्स में से मोस्टली अगर जो है वो फीमेल्स हैं तो उनके लिए क्या अकॉर्डिंगली डिसीजन जो है वो लिया जा सकता है ताकि बिजनेस को प्रमोट किया जा सके. सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ अ 2-tier आर्किटेक्चर एंड हियर इज द एग्जांपल ऑफ 3-tier आर्किटेक्चर. यहाँ पे भी डिफरेंट सोर्सेज से आ रहा है. यहाँ पे एंटरप्राइज डेटा वेयर हाउस है जिसको आप अकॉर्डिंगली सेलेक्ट और एग्रीगेट करने हैं, और फिर जो है वो डाटा मार्ट ए है और डाटा मार्ट बी है, यानी कि कंबाइंड डेटा था फिर इसको सर्टेन बिजनेस के लिए आपने स्पेसिफिक कर दिया. ठीक है, इस केस में हमारे पास जनरल था, जनरल डेटा वेयर हाउस था और उसको कोई भी यूज कर रहा है. यहां पे डेटा वेयर हाउस को हमने स्पेसिफिक कर दिया डेटा मार्ट्स के हवाले से. ठीक है, और फिर यहां पे डिसीजन लेने वाले जो है वो उसको अकॉर्डिंगली डिसीजन इस पे ले सकते हैं. लेट अस नाउ प्रोसीड टुवर्ड्स द समरी ऑफ टुडेज लेक्चर. आज के लेक्चर में हमने जो है वो उन बिजनेस सिस्टम्स की बात की जो कि इंटरनेट के आर्किटेक्चर को यूज करते हैं. हमने देखा कि इंटरनेट बेस्ड कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी बिजनेस प्रोसेस अगर आप डेवलप कर रहे हैं तो आपको स्टैंडर्ड्स फॉलो करने पड़ेंगे, आपको रूल्स को इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा. और अगर आप स्टैंडर्ड्स और रूल्स को फॉलो कर रहे हैं सो रिगार्डलेस आपकी डिवाइस किस हार्डवेयर, किस ऑपरेटिंग सिस्टम, किस प्लेटफॉर्म से बिलोंग करती है, you would be able to display the contents very consistently and very accurately. डिज़ाइन कंसिस्टेंसी की डिफरेंट ऑप्शंस हैं जिनको हमने देखा, जैसे कि स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है, जैसे कि साइट कंसिस्टेंसी है, जैसे कि और अदर ऑपरेशंस हैं. ये सारी चीज़ें हमने देखी थी. साइट मैनेजमेंट के इश्यूज़ को भी हमने देखा. हमने जो है वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम्स को भी देखा और ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग को भी देखा. यहाँ पे आप ऐसे बिजनेस प्रोसेस की डेवलपमेंट कर रहे हैं जो कि कस्टमर्स की ऑनलाइन रिक्वेस्ट को एंटरटेन करेंगी और रिस्पॉन्ड करेंगी. यहाँ पे हम ऐसे बिजनेसेस की बात कर रहे हैं जो कि डिसीजन मेकिंग के लिए यूज हो रहे हैं. सो आपके बिजनेस की नौयत क्या है, आप दोनों को देखते हैं. हमारे पास कुछ ऐसे एनालिटिकल टूल्स हैं जिनको यूज करते हुए हम डिसीजन मेकिंग यूज कर सकते हैं. हम एग्जिस्टिंग डाटा को एनालाइज कर सकते हैं. डाटा वेयर हाउस के दो किस्म के आर्किटेक्चर्स हमने पढ़े, 2-tier आर्किटेक्चर्स और 3-tier आर्किटेक्चर्स. बेस्ड ऑन व्हाट योर बिजनेस नीड इज, यू कैन गो फॉर अ सर्टेन डाटा वेयर हाउस आर्किटेक्चर. That was the summary of today's lecture. Let us now talk about the overview of next lecture. इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम नेक्स्ट पार्ट ऑफ द कोर्स की तरफ मूव करेंगे, दैट इज सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन. डिजाइन फेज हमारा कंप्लीट हो गया, हमारा इनिशिएशन फेज कंप्लीट हुआ, एनालिसिस फेज कंप्लीट हुआ, फिर हमारा डिजाइन फेज कंप्लीट हुआ. अब हम इम्प्लीमेंटेशन फेज की तरफ प्रोसीड करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर से. हम मुख्तलिफ जो इश्यूज हैं इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से, सबसे पहले है कोडिंग से रिलेटेड. ठीक है, सबसे पहले चीजें कोड होंगी. जो डिजाइन आपने स्पेसिफाई कर दिया, जो डिटेल्स आप लेकर आए थे, जैसा डेटाबेस का डिजाइन, जो फॉर्मेट, फील्ड की साइज, फील्ड की लेंथ, फील्ड के डेटा टाइप्स, फॉर्म का डिजाइन, रिपोर्ट्स का लेआउट, ईयर डायग्राम्स, आपकी डेटाबेस की डायग्राम्स, डीएफडीज, आपकी सारी डिजाइन स्पेसिफाई हो गया है. अब कोडर एग्जैक्टली व्हाट यू हैव डिजाइन इसको कोड करेगा. सो कोडिंग से रिलेटेड क्या इश्यूज हैं, कोड हो जाए उसको टेस्ट कैसे करना है, ठीक है, फिर उसको सिस्टम को डिप्लॉय कैसे करना है, टेस्टिंग से रिलेटेड डिटेल्स हैं, इंस्टॉलेशन से रिलेटेड स्ट्रैटेजीज हैं. दीज आर ऑल गोइंग टू बी द आउटलाइंस ऑफ आवर नेक्स्ट लेक्चर. वी विल सी दीज डिटेल्स in our next lecture. This ends our lecture here. I'll see you with more details. Until then, take care of yourself. Goodbye and Allah Hafiz.